सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए, अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से। हमको एक ही चीज है, बस जस्टिस मिल जाए, बाकी कुछ भी नहीं। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट। सबसे पहले ये खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियों की शक्ल में आई, फिर एसओएस मैसेज के तौर पर आई कि ओडिशा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक विदेशी छात्रा ने आत्महत्या कर ली। फिर खबर आई कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने धमकी का रवैया अपनाया और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, न सिर्फ उन्हें हड़काया बल्कि नस्ल भेदी टिप्पणियों से भी लबरेज कर दिया, क्योंकि ये छात्रा नेपाल की रहने वाली थी। बात इतनी बढ़ी कि नेपाल के प्रधानमंत्री को बयान देने पड़ा। उड़ीसा की सरकार ने कमेटी गठित की और इन सब के बीच तमाम बेशर्मी के बाद आखिरकार यूनिवर्सिटी को माफी मांगने की भी सूची। आज ललन टॉप शो में विस्तार से KIIT के प्रसंग के बारे में बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि देश में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद क्यों हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया केस पर डिस्कशन के दौरान कोर्ट ने इस यूट्यूबर को क्या लताड़ लगाई, और इतना ही नहीं, इनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ को क्या नसीहत दी। साथ में दिन की जरूरी सुर्खियां। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। सबसे पहले बड़ी खबर, बात ओडिशा के भुवनेश्वर केस की। यहां पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में कहें तो KIIT या किट भी कह देते हैं। यहां कंप्यूटर साइंस बीटेक के 3rd ईयर में एक छात्रा पढ़ती थी, नाम प्रकृति लामसाल, उम्र 20 साल। प्रकृति मूलतः नेपाल की रहने वाली थी। बीते कुछ वर्षों से KIIT के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 16 फरवरी 2025 रविवार का दिन प्रकृति अपने दोस्तों से बहुत देर तक नहीं मिली। दोस्तों ने खोजबीन की, देर शाम हॉस्टल के रूम से उनकी डेड बॉडी बरामद हुई। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि उन्होंने अपनी जान दे दी। प्रकृति की मौत की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। चूंकि प्रकृति मूलतः नेपाल की रहने वाली थी, इसलिए इसी कॉलेज में पढ़ने वाले नेपाल के छात्रों ने सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू किया। उनका कहना था यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक प्रोटेस्ट करने वाले लगभग 500 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी का मेन गेट घेरा और सड़क को ब्लॉक कर दिया। पर सवाल यह कि छात्रों ने यह इल्जाम लगाए क्यों। उनका कहना था कि प्रकृति का सहपाठी और एक्स बॉयफ्रेंड आद्विक श्रीवास्तव उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था। आद्विक KIIT में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। छात्रों के इल्जाम, इस वजह से ही प्रशासन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है। इन आरोपों का सारांश निकालें तो प्रकृति और आद्विक लंबे समय तक रिश्ते में थे। ब्रेकअप के बाद आद्विक ने प्रकृति को प्रताड़ित करना शुरू किया। वो प्रकृति को उसकी ही प्राइवेट तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल करता और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता। इसके अलावा एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई। दावे हैं कि ये आद्विक और प्रकृति के बीच बातचीत है, जिसमें आद्विक लगातार गालियां दे रहा है और प्रकृति लगातार रो रही है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा, क्यों मुंह लगती सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना क्या करा पे। वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो, अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया मैंने कुछ। इन तमाम आरोपों को आधार बनाकर प्रकृति के चचेरे भाई सिद्धांत सिगदेल ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के तहत आद्विक के खिलाफ FIR लिखवाई, जिसके बाद पुलिस ने आद्विक को भुवनेश्वर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। आरोप की घटना के बाद आद्विक ओडिशा से भागने की फिराक में था। उस अभियुक्त को हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि प्रथम दृष्टि में ये मानने के कारण थे कि उसकी तरफ से हरासमेंट लड़की को हुआ है। इसके डिटेल तथ्य भी और एविडेंस को और ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि किस तरह से हरासमेंट किया गया है। विभिन्न तरह के एविडेंसेस और उनके जो लोग उसके गवाह वगैरह हैं उनका परीक्षण चल रहा है। लेकिन आज अभियुक्त को ऑलरेडी
जुडिशियल कस्टडी को फॉरवर्ड कर दिया गया। लेकिन पुलिस की इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। वो आरोप लगा रहे थे कि जब तमाम प्रताड़नाओं की शिकायत लेकर प्रकृति यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस यानी IRO गई, तब भी प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेगी। इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से बाद में सफाई भी आई। अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में KIIT के रजिस्ट्रार ज्ञानरंजन मोहंती ने कहा, पीड़ित लड़की ने आदित्य के खिलाफ IRO में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद प्रशासन ने दोनों को बुलाकर मैटर सुलझा दिया था, ऐसा भी दावा। हालांकि ध्यान देने की बात, रजिस्ट्रार ने यह कहा कि उनके पास आरोपी आदित्य से लिखित में कोई माफीनामा या सफाई मौजूद नहीं है। फिर 17 फरवरी छात्रों का गुस्सा और भड़का। वो यूनिवर्सिटी के मेन गेट से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑफिस तक प्रदर्शन करते नजर आए। मांग सिर्फ एक, प्रकृति को न्याय मिले। और इन सब के बीच किट प्रशासन ने एक बेढम निर्णय लिया। कहा, नेपाल के सभी छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी बंद की जाती है। सभी लोग तत्काल प्रभाव से हॉस्टल और कैंपस छोड़ दें, बसों में बैठ जाएं, रेलवे स्टेशन तक चले जाएं। लड़की सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए। अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से। अब हम लोग तो अब तो घर पठा दिया जा रहा है। यहाँ पर रहता तो कुछ करते, हम लोग तो आवाज निकालते उठाते। अब लोग हम लोग को तो धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है यहाँ से ना। देखें तो एक किस्म की बेशर्म पर्देदारी थी और नस्ल भेदी किस्म की कार्रवाई भी, जिसमें सिर्फ नेपाल के छात्रों को टारगेट किया जा रहा था। किट की इस कार्रवाई को नस्ल भेदी कहने का आधार एक वायरल वीडियो भी है, जिसमें इस यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी छात्रों को कहते नजर आ रहे हैं, उतना तुम्हारी कंट्री का बजट नहीं होगा, तुम्हें 40,000 बच्चों को फ्री में खिलाने के लिए इस यूनिवर्सिटी के ऊपर गर्व करना चाहिए। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारी कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। यानी अब साफ हो गया था कि किट से जुड़े लोग नेपाली छात्रों के प्रति द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे थे, जिसका विरोध नेपाल एकता समाज के प्रतिनिधियों ने भी करना शुरू कर दिया। सुसाइड केस बोला तो हमको सुसाइड बोला, वो भी पुलिस को हैंडओवर किया केस, वो जो लड़का लोग को भी अरेस्ट किया। हमें निष्पक्ष छानबीन होना चाहिए, दोषी कार्रवाई होना चाहिए। इस घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आई नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली की। उन्होंने कहा, नई दिल्ली में हमारे दूतावास ने 2 अधिकारियों को ओडिशा रवाना कर दिया है। स्टूडेंट्स यदि हॉस्टल में रहना चाहते हैं या घर आना चाहते हैं, उसके लिए भी इंतजाम कर दिए गए हैं। अब कैलेंडर में लगी 18 फरवरी की तारीख। टीवी चैनल्स पर प्रकृति के पेरेंट्स की तस्वीर आई। वो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर इल्जाम लगा रहे थे और ये कह रहे थे, अब हम क्या बोल सकते हैं, हमको एक ही बात है, हमको यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और किट वाले लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा सा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमको एक ही चीज़ है, बस जस्टिस मिल जाए, बाकी कुछ भी नहीं। इसके कुछ ही देर में किट प्रशासन ने यू टर्न लिया, नेपाली छात्रों को वापस बुलाने का आदेश जारी किया। साथ ही आया एक बयान जिसमें कहा गया, किट स्टाफ और प्रशासन 16 फरवरी को ही घटना के प्रति दुख व्यक्त करता है। 2 सिक्योरिटी स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। 2 सीनियर हॉस्टल अधिकारियों और एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी को भी निलंबित किया जाता है। हमारे कुछ स्टाफ ने हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कमेंट किए, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। And we apologize for any distress caused. We prioritize the safety and well-being of our students above all. इसके कुछ देर बाद किट की उस महिला अधिकारी का भी बयान आया, जिसने वायरल वीडियो में छात्रों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की थी। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone, and I deeply regret if my words caused unintended hurt to the sentiments of anyone. 18 फरवरी की शाम ओडिशा सरकार ने मामले की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित की, जिसे राज्य के गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लीड करेंगे। इस पूरे केस की और अपडेट जानते हैं ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों से। उड़ीसा के कलिंगा यूनिवर्सिटी में एक नेपाल से आए हुए फीमेल स्टूडेंट की मौत के बाद उड़ीसा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है आज, जिनमें से 2 सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और 3 कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर्स भी हैं। इससे पहले इस केस में जो मृतक है उनके परिवार के कंप्लेंट के बाद जो मेन अक्यूज्ड है इसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट, जिसके साथ मृतक विक्टिम का पहले संबंध था और एक्स बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। और उनके खिलाफ ये आरोप है कि अबेटमेंट टू सुसाइड, जिस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया गया था पीड़िता को,
उसके वजह से इनको अरेस्ट कर दिया गया है। इतने ज़्यादा आउटरीच जो सोशल मीडिया में देखने को मिला है, उसके बाद उड़ीसा सरकार ने भी इसकी संज्ञान ली। एक जांच कमेटी बिठाई गई है, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अंडर प्रेशर कलिंगा यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्षमा मांगी है, एक पब्लिक अपॉलॉजी भी उन्होंने टेंडर किया है, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स चले गए थे, जिनको कैंपस छोड़ के चले जाने की नोटिस दी गई थी, उनको वापस बुला लिया गया है। ललन टॉप जल्द इस पूरे केस पर आपके बीच ग्राउंड रिपोर्ट भी लेकर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की। सोमवार 17 फरवरी को देश के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग में 3 व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मीटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद खबरें आई 1988 बैच के IAS अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। आज उन्होंने 18 फरवरी को पदभार संभाला और पूर्व CEC राजीव कुमार की जगह ली। पर यह खबर अकेले नहीं आई, इसके साथ नत्थी थे कुछ विवाद जिन पर आगे बात करेंगे। पर पहले ज्ञानेश कुमार के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। 27 जनवरी 1964 को आगरा में जन्म, वाराणसी के क्वींस कॉलेज और फिर लखनऊ के कॉलविन तालुकेदार कॉलेज से पढ़ाई, IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी। साल 1988 में IAS में सिलेक्शन हुआ, कैडर मिला केरल का। केरल SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, लोक निर्माण विभाग और वित्त विभाग में सेवाएं दी। लंबे समय तक दिल्ली में केरल हाउस के रेजिडेंट कमिश्नर भी रहे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार में उन्हें रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किया गया। केंद्र में नियुक्ति के लिए आने के बाद उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय में काम किया। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी साबित किया गया था और इसका विभाजन कर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया था। इस समय ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का बंटवारा जिस कानून के आधार पर हुआ, उसके ड्राफ्टिंग का काम मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार को ही सौंपा था। साल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुला, जिसके लिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाना था। नाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसके गठन का जिम्मा भी ज्ञानेश कुमार को ही मिला। जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से वो रिटायर हुए। सहकारिता मंत्री अमित शाह, आपने देखा होगा उन्हें होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। रिटायरमेंट के 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए। 15 मार्च को पदभार संभाला और 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। अब बात विवाद की, पर इसके पहले एक कानून का रिकैप कर लेते हैं। 2 मार्च 2023 इस दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए और इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यदि चुनाव आयुक्तों और CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केवल कार्यपालिका के हाथ में छोड़ दी जाती है तो ये लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हानिकारक होगा। यानी कोर्ट का इशारा आयुक्तों की नियुक्ति में सबके विचारों की जगह रहे, सरकार की, विपक्ष की और संविधान के सबसे बड़े कस्टोडियन यानी कि कोर्ट की। लेकिन अगस्त 2023 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के इस फैसले को पलट दिया। इस कानून का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इस नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति को पुनर्गठित किया गया और इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। यानी नए कानून से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, सरकार के 2 नुमाइंदे, विपक्ष का 1 नुमाइंदा और फैसला बहुमत से होना था। इस नई कमेटी में इसके बाद ये तय हो गया कि सरकार जिसको चाहेगी वही चुनाव आयुक्त बनेगा। बैलेंसिंग एक्ट नहीं रहा। अब केंद्र के इस नए कानून को अगस्त 2023 में ही गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR समेत कुछ संगठनों ने, नेताओं ने और पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आरोप, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च 2023 के आदेश को दरकिनार किया और बिना उचित आधार उसकी मूल भावना को खत्म किया। ADR ने कहा,
नए कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त केंद्रीय मंत्री को शामिल करना और सीजीआई को हटाना सरकार को बहुत ज्यादा शक्ति देता है और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। कोर्ट ने तमाम पक्षों को नोटिस जारी किया। सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई 19 फरवरी 2025 की। इसके पहले 17 फरवरी को जिस कमेटी ने सीईसी को अपॉइंट किया उसका आधार मोदी सरकार का अगस्त 2023 वाला कानून ही था। यानी 19 फरवरी को कोर्ट की सुनवाई के 2 दिनों पहले 17 फरवरी को कमेटी ने सीईसी नियुक्त कर दिया। अब वापस आते हैं विवाद पर। कल शाम जब सीईसी नियुक्ति वाली मीटिंग हो रही थी उस समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट यानी असहमति सामने रखी। उन्होंने और उनकी पार्टी यानी कांग्रेस ने 18 फरवरी को आरोप लगाया कि मीटिंग में राहुल गांधी की असहमतियों का ख्याल नहीं रखा गया। इन असहमतियों को राहुल गांधी ने खुद ही 18 फरवरी को पब्लिक कर दिया। इसमें लिखा था, स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। मोदी सरकार के इस कदम से करोड़ों मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया पर सुनवाई 48 घंटों के भीतर होनी है, ऐसे में पीएम और गृह मंत्री का आधी रात को नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने का फैसला अपमानजनक और अनुचित है। नेता विपक्ष के तौर पर यह मेरी ड्यूटी है कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर और देश के फाउंडिंग नेताओं के विचारों को मजबूती से सामने रखूं और सरकार की जवाबदेही तय करूं। अब देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में कल सीईसी नियुक्ति कानून पर सुनवाई होगी तब क्या अपडेट्स आएंगे। अगली खबर, ये यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया के केस से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 18 फरवरी को इंडियाज गॉट लेटेंट अश्लील कंटेंट मामले में रणबीर इलाहाबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत तो दी पर जमकर फटकार भी लगाई। कहा, आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं। दरअसल बीते हफ्ते रणबीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि देश में अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उन सभी को क्लब करके एक ही जगह सुनवाई हो और पूछताछ की जाए। अब इस याचिका पर आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने सुनवाई की और आदेश दिया कि अब उनके खिलाफ और कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकरण में रणवीर को आदेश दिया कि वो अपना पासपोर्ट थाने पुलिस के पास जमा करें और बिना अदालत की परमिशन किए देश के बाहर यात्रा ना करें। ये तो कोर्ट के आदेश हुए। अब कोर्ट में हुई बहस का रुख करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि रणवीर को कोर्ट में अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में वकालत के पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। उनका एक परिचय ये भी है कि वो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बेटे हैं। आज सुनवाई में अपने मुवक्किल की ओर से अभिनव चंद्रचूड़ खड़े हुए तो उन्होंने कुछ दलीलें दी और उस पर आए बेंच के जवाब। बानगी देखिए। जस्टिस सूर्यकांत, आप ऐसी भाषा का बचाव करने आए हैं अभिनव चंद्रचूड़। मैं व्यक्तिगत रूप से उस कमेंट से घृणित महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या रणवीर का वैसे कमेंट पास करना क्राइम की श्रेणी में आता है? चंद्रचूड़ ने एक पुराने केस का हवाला भी दिया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल दागा, अगर ये बयान अश्लीलता नहीं है तो अश्लीलता क्या है? आप जिस केस का हवाला दे रहे हैं, क्या उसके जजमेंट से किसी को कुछ भी कहने का लाइसेंस मिल जाता है? इस पर अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा, रणवीर के खिलाफ अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं, जबकि एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, उनके खिलाफ बस 2 एफआईआर दर्ज हैं और सभी एफआईआर अलग अलग प्रकृति की हैं। अभिनव चंद्रचूड़ बोले, रणवीर को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनकी मां एक डॉक्टर हैं, लोग उनकी क्लिनिक में पेशेंट बनकर घुस रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत बोले, उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी शर्मिंदा करने का काम किया है। अभिनव चंद्रचूड़, मैं अपने क्लाइंट रणवीर के साथ पुलिस स्टेशन गया तो भीड़ उन पर टूट पड़ी। जस्टिस सूर्यकांत, तो वकील गया ही क्यों? किस कानून के तहत? बस इसलिए कि आप पैसे दे रहे हैं तो वकील ये सेवाएं भी देने लगेंगे? ये तो वकीलों की ड्रेस का भी अपमान है। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेंच किसी आइवरी टावर में नहीं बैठी। हमें पता है रणवीर ने अपना आपत्तिजनक कमेंट कहां से कॉपी किया। जिस सोसाइटी में इस तरह के कमेंट पब्लिश हुए थे वहां पर देखिए क्या तैयारी है। वहां पर एपिसोड के पहले वार्निंग दी जाती है। इस पर अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा, लेटेंट का वो शो केवल पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ऑन एयर किया गया था। वो सब्सक्राइबर एडल्ट हैं। उस एपिसोड का 10 सेकंड का एक हिस्सा एक सब्सक्राइबर ने काटकर सोशल मीडिया पर लीक किया। इसके बाद कोर्ट ने इस केस से जुड़ी तमाम पार्टीज को नोटिस जारी किया। ये पूरा विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ, जानने के लिए आप ललन टॉप शो का पुराना एपिसोड देख सकते हैं, जहां हमने इस पूरे केस पर विस्तार से बात की है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़ी। 15 फरवरी की रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर भगदड़ हुई, जिसमें बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोडक्शन फोर्स घटना की जांच कर रही थी। इसने दिल्ली जोन को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें तमाम खुलासे हुए। इसके मुताबिक 15 फरवरी की रात करीब 8:45 पर घोषणा हुई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। कुछ समय बाद एक और घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। इस दौरान मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर और उत्तर संपर्क क्रांति
प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इन दोनों ट्रेनों की यात्रियों के अलावा प्रयागराज जाने वाली यात्रियों की भी भीड़ 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। ट्रेन के अनाउंसमेंट होते ही यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14, 15 से फुटओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियों पर जाने लगे। उन्हीं सीढ़ियों से मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और प्रयागराज जाने वाले यात्री उतर रहे थे। इतनी भीड़ की वजह से धक्का मुक्की हुई, जिससे कुछ यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गए और भगदड़ मच गई। घटना के बारे में उत्तर रेलवे के CPRO यानी चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय से इंडियन एक्सप्रेस ने बात की। उन्होंने कहा, पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आना था। रिजर्व यात्रियों के अलावा बाकी यात्री भी इसी ट्रेन से सफर करना चाहते थे। इस वजह से प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पर भीड़ बढ़ती गई। इसे कंट्रोल करने के लिए हमने तुरंत प्रयागराज के लिए एक और ट्रेन की मांग की। अनाउंसमेंट हुआ कि यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी। जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों ने अनाउंसमेंट सुना, वो 12 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे। सीढ़ियों और फुटओवर ब्रिज पर अचानक भीड़ बढ़ी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि आरपीएफ की रिपोर्ट कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं है। ये आरपीएफ की रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। 300 कर्मी वहां पर थे, उनमें से एक रेल कर्मी का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ऑथेंटिक जो ऑथेंटिसिटी होगी, ऑथेंटिक चीज होगी, वो होगी हाई लेवल कमेटी की फाइनल रिपोर्ट। ये तो थी रेलवे पुलिस फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह। अब बात इस घटना पर आए बयानों की। इंडिया टुडे की संवाददाता श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक क्राउड मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की तरफ से विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। पहला बयान रेलवे अधिकारी का, जो हमने अभी आपको बताया। इसके मुताबिक फुटओवर ब्रिज पर भीड़ की वजह से भगदड़ हुई। दूसरा बयान है आरपीएफ का, जिसमें दावा की भगदड़ 9:48 पर शुरू हुई, जो रेलवे के बताए टाइम से करीब आधा घंटे पहले की है। तीसरा बयान है दिल्ली पुलिस का। इसके मुताबिक भगदड़ की वजह एक जैसे नाम वाली 2 ट्रेनों की वजह से हुआ। स्टेशन पर प्रयागराज एक्सप्रेस, ये रोज चलने वाली ट्रेन है, और प्रयागराज स्पेशल, दोनों ही ट्रेनें, उनका अनाउंसमेंट हुआ। प्रयागराज स्पेशल के आने की घोषणा हुई तो जो यात्री प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे, उन्हें लगा कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म की बजाय ये ट्रेन रीशेड्यूल कर दी गई, जबकि वो कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन थी। सभी एजेंसियों की तरफ से 3 अलग अलग बयान से साफ है, हादसे की जिम्मेदारी शायद पुख्ता ढंग से कोई नहीं ले रहा है। अगली सुर्खी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी 2 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। 17 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे और आज 18 फरवरी के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अमीर अल थानी ने हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन, मनसुख मंडाविया और पीके मिश्र भी इस बैठक का हिस्सा थे। पीके मिश्र मंत्री नहीं हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। इन दोनों देशों में व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश क्षेत्र में समझौतों पर दस्तखत हुए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप भी दिया जाएगा। इसमें डबल टैक्सेशन से बचाव के लिए संशोधित समझौतों पर दस्तखत भी शामिल है। ये अमीर अल थानी की दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वो मार्च 2015 में आए थे। इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को जाहिर तौर पर मजबूत करना है। Leaders also discussed ways to further strengthen and broaden the energy partnership, including exploring mutual investments. India and Qatar today enjoy deep-rooted friendly relations anchored in historic trade and people-to-people ties. अगली सुर्खी, बंगाल से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। हालिया भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता ने विधानसभा के भीतर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। कहा, वीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही, लेकिन गरीबों को वंचित रखा जा रहा है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে। पश्चिम बंगाल सीएम ने यह भी इल्जाम लगाया कि बंगाल के जो लोग कुंभ में मारे गए, उनके शवों को बिना पोस्टमार्टम के ही वापस भेज दिया गया। जब ममता विधानसभा के भीतर ये बयान दे रही थी, उस समय भाजपा विधायक विधानसभा के बाहर गले में तख्तियां डाले ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और दे रहे थे ये बयान। खूबी क्या है सनातन धर्म की कि तुम कितने भी गालियां निकालो, फिर भी बर्दाश्त करने की सीमा है। ममता जी, आपको खुद आज इस बात पे लज्जा और शर्म आनी चाहिए जो आपने अल्फाज कहे हैं। ऐसे पवित्र जगह को आप मृत्यु कुंभ बता रही हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। अब जिक्र यूपी का हुआ है तो एक और खबर यूपी विधानसभा से। आज विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। सदन में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मांग की विधानसभा में कार्रवाई की भाषा में उर्दू को भी जोड़ा जाए। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है। अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध। इस पर जवाब दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने।
कहा, आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे अंग्रेजी स्कूल में, दूसरों के बच्चों को कहेंगे गांव के ऐसे स्कूल में पढ़ें जहां संसाधन नहीं है। ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था, और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही भेज दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।